शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत हम कर रहे थे उसी की अगली श्रृंखला में हम देखेंगे विश्व के प्रमुख संविधानों में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रयोग। इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ही इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के आधार पर किया, लेकिन वो उसकी त्रुटि रही है या गलती रही है। इंग्लैंड की संसदात्मक शासन व्यवस्था में पूर्ण पृथक्करण संभव ही नहीं है, क्योंकि शासन का यह प्रकार तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के घनिष्ठ सहयोग पर आधारित है। इंग्लैंड में तो न्याय विभाग भी अन्य विभागों से पृथक नहीं है। व्यवस्थापिका के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स की प्रीवी काउंसिल ही इंग्लैंड के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है। इंग्लैंड में लॉर्ड चांसलर का पद तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के नितांत विपरीत है। एक ही व्यक्ति शासन की तीनों शक्तियों का उपयोग करता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य होने के नाते वह कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेता है। कैबिनेट का सदस्य होने के नाते वह कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है और प्रीवी काउंसिल का अध्यक्ष होने के कारण वह न्याय विभाग का भी प्रधान बन जाता है। ये हुई हमारे इंग्लैंड में शक्ति पृथक्करण की बात। अब अमेरिका में शक्ति पृथक्करण। अमेरिका में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी है। अमेरिकी कांग्रेस कानून का निर्माण करने के साथ साथ राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियां और संधियों पर भी नियंत्रण रखती है और महाभियोग लगाने का न्यायिक कार्य भी करती है। कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति को कानूनों के संबंध में निषेधाधिकार और न्यायिक क्षेत्र में न्यायाधीशों को नियुक्त करने व समाधान का अधिकार भी प्राप्त है। इसी प्रकार अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका द्वारा किए गए कार्यों की वैधानिकता की जांच करता है या कर सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यद्यपि अमेरिका संविधान निर्माता मॉन्टेस्क्यू के विचारों से बहुत प्रभावित थे, लेकिन अमेरिकी शासन व्यवस्था में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं भारत में शक्ति पृथक्करण की। ब्रिटेन की भांति भारत में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर भी शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नेतृत्व का भी कार्य करती है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका प्रधान और न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है। कार्यपालिका प्रधान विधेयकों पर विशेष निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। वीटो पावर को हम अगले पॉइंट में देखेंगे। और न्यायपालिका कानूनों के संविधान विरुद्ध होने पर उन्हें अवैधानिक घोषित करने का अधिकार भी रखती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भारतीय शासन व्यवस्था में सरकार के 3 अंग हैं, लेकिन प्रशासन के इन तीनों ही विभागों में पूर्ण पृथक्करण नहीं है। अब हम देखेंगे शक्ति पृथक्करण का आधुनिक रूप। वर्तमान में क्या इसका रूप है, आधुनिक क्या रूप है? नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण न तो संभव है और न ही वांछनीय। शासन के विभिन्न अंगों का पारस्परिक संबंध उपयोगी और आवश्यक है। मैकाइवर के अनुसार समस्या का हल शक्ति पृथक्करण नहीं, वरन इन तीनों में
इस ढंग से संबंध स्थापित करना है कि उत्तरदायित्व का योग्यता से संबंध विच्छेद न हो जाए। वर्तमान समय में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत ने एक नवीन रूप ग्रहण कर लिया है, जिसे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे की शक्ति पर इस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करें कि शक्तियों का संतुलन बना रहे और कोई भी एक विभाग निरंकुश शक्तियों का प्रयोग न कर सके। दूसरे शब्दों में, विभिन्न विभाग पृथक तो हो सकते हैं पर स्वतंत्र नहीं। इसमें सरकार के विभिन्न विभाग एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार से नियंत्रित और सीमित करते हैं कि कोई एक विभाग बहुत अधिक शक्तियां अपने हाथ में लेकर नागरिक स्वतंत्रता और समस्त व्यवस्था के लिए संकट न बन जाए। तो कानून निर्माण कार्य प्रमुख रूप से व्यवस्थापिका करे, लेकिन व्यवस्थापिका की इस विधायी शक्ति पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रण रखा जाए। अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यपालिका प्रधान के हस्ताक्षर होने पर ही उन विधेयकों को कानून के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। न्यायपालिका द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर व्यवस्थापिका की विधायी शक्ति पर नियंत्रण रखा जाता है। अब हम देखते हैं वीटो पावर। ये क्या होता है वीटो पावर, जिसे हम निषेधाधिकार कहते हैं। यहाँ हम कर रहे हैं पॉकेट वीटो पावर यानी जेबी निषेधाधिकार। अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है और कांग्रेस के दोनों सदनों द्वारा पारित सभी विधान को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। यदि राष्ट्रपति विधान को मंजूरी देता है, वह इस पर हस्ताक्षर करता है, तब कानून बनता है, और अगर वह स्वीकार नहीं करता है तो उसे बगैर हस्ताक्षर किए 10 दिनों के अंदर रविवार को छोड़कर अमेरिका के कांग्रेस को, जहां कांग्रेस के सत्र में इसे तैयार किया गया था, लौटाना होता है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को लिखित रूप में कानून पर अपनी आपत्ति जताना आवश्यक होता है और संवैधानिक रूप से कांग्रेस को उन पर विचार करना होता है और कानून पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। प्रभाव में यह कार्यवाही एक वीटो है। अगर कांग्रेस का दोनों सदन 2/3 बहुमत से वीटो की अवहेलना कर देता है तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना ही कानून बन जाता है, अन्यथा विधेयक कानून बनने में विफल रहता है जब तक कि यह राष्ट्र के समक्ष फिर से पेश न किया जाए और वह इस पर हस्ताक्षर नहीं करते। विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना भी कानून बन सकता है, बशर्ते इसे उनके सामने पेश किए जाने के बाद 10 दिनों के भीतर वे इसमें हस्ताक्षर करने में विफल हो जाते हैं। तो अगर कांग्रेस सदन की कार्यवाही स्थगन हो जाने के बाद कम दिन रह गए और यदि राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए दिए गए 10 दिनों से पहले ही कांग्रेस की कार्यवाही स्थगित हो जाती है, तो विधेयक कानून बनने में विफल हो जाता है। इस प्रक्रिया का प्रयोग जब एक उपकरण औपचारिक उपकरण के रूप में किया जाता है, तब यह पॉकेट वीटो कहलाता है।